Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter 6 of class 8 and the name of the chapter is Combustion and Flame. So basically बच्चों हमने combustion and flame को पहले भी पढ़ना स्टार्ट किया था. हमने combustion को जाना, combustion को हम एक बार इस चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, फिर आगे के पार्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपके जो कन्फ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. कंबशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट. कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एयर एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. कंबशन एक प्रोसेस है, ठीक है. कंबस्टिबल सब्सटेंस एक सब्सटेंस है. एग्जाम्पल पेपर, वुड, केरोसिन. नॉन कंबस्टिबल जस्ट उसका उल्टा, जो एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में न जले, जैसे स्टोन एंड मेटल. फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है. आगे हमने पढ़ा प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन. तो बेसिकली आपने प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन में क्या पढ़ा? व्हेन कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, व्हेन अ फ्यूल बर्न्स विद इनफ ऑक्सीजन टू सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस. जब कंप्लीट कंबशन कब होता है? जब कोई फ्यूल सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलता है तो उस कंबशन को हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं. उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है. फिर हमने इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ा. इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है? जब उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन न मिले. किसे? किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलने के लिए जब सफिशिएंट ऑक्सीजन न मिले तो वो प्रोसेस आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है. वहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, आपको फिर क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है. अब देखिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. सबसे पहला तो ये कि वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस हो. अब बैठ के स्टोन को जलाने की सोचोगे तो स्टोन तो जलेगा नहीं. फिर सेकेंड थिंग क्या कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो. और थर्ड हीट. अब हीटिंग मतलब आप भाई किसी चीज़ को गर्म करोगे, हीट करोगे तो उसके लिए एक इग्निशियस टेम्परेचर चाहिए. जैसे मान लीजिए हमने इग्निशियस टेम्परेचर आपको पहले ही बताया. जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, ठीक है. इस पेंसिल को मैंने 10 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, ये नहीं जला. 20 पे किया, नहीं जला. 30 पे किया, नहीं जला. 40 पे किया, नहीं जला. फिर जब मैंने 50 डिग्री सेल्सियस पे इस पेंसिल को गर्म किया, जलने लगा. तो हम क्या मान सकते हैं? इसका लोएस्ट इग्निशियस टेम्परेचर कितना हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस. अब आप पूछोगे कि मैम 55 डिग्री सेल्सियस पे जलेगा? ऑफकोर्स, जब वो 50 पे जला है तो उसके ऊपर तो जलेगा. बट अगर आपसे किसी ने पूछा है कि इसका लोएस्ट इग्निशियस टेम्परेचर क्या हो गया, तो फिर वो क्या हो गया इस पेंसिल का? 50 डिग्री सेल्सियस. अब ये 3 चीज़ें तो हमें कंडीशंस नेसेसरी थी. वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए उसके चारों तरफ, और प्लस इग्निशियस टेम्परेचर पे ही हम चीज़ों को गर्म करेंगे. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एक ऐसा लो इग्निशियस टेम्परेचर वाले सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ही आसानी से जिसमें आग लग जाती है. एक कमरे में 5 लीटर आपने केरोसिन रखा है और कुछ लकड़ियाँ रखी हैं, ठीक है. एक मैच स्टिक से, एक सिंगल मैच स्टिक से वो 5 लीटर केरोसिन में ईजिली आग लग जाएगी, पर उस लकड़ी में, उस वुड में ईजिली आग नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि जो इग्निशियस टेम्परेचर होता है केरोसिन का या पेट्रोल डीजल का, वो बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू वुड. इन कंपैरिजन टू वुड इग्निशियस टेम्परेचर इन सब का बहुत कम होता है और इन सब में आसानी से आग लग जाती है. फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंबशन. सो बेसिकली यहाँ 3 तरह के कंबशंस के बारे में बताया गया था: रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन कब होता है? जब आप फायर क्रैकर्स को जलाते हो तो एक कंबशन रिएक्शन होता है सडनली, और जिसके वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, हीट, लाइट एंड साउंड, ये चारों चीज़ आपको देखने को मिलती है. ये कैसा रिएक्शन है? इसे एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है, जो कहते हैं धमाका होता है. फिर इन्होंने बताया रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन क्या होता है? आप एक मैच स्टिक से जाओगे गैस के पास, तुरंत गैस जलने लगेगी. जैसे आप उसको ऑन करोगे वो तुरंत जलने लगेगी. तो ये कैसा कंबशन? रैपिड कंबशन. इसमें 10 घंटा 15 घंटा नहीं लगेगा. स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस कंबशन आपका, जैसे मान लीजिए मैंने व्हाइट फॉस्फोरस का एग्जांपल नहीं बताया था कि कमरे में आपका व्हाइट फॉस्फोरस रखा है, इसका इग्निशियस टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है. ठंडी में तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जैसे ही गर्मी का समय आएगा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलने के बाद उसमें अपने आप आग लग जाएगी. उसे बाहर से कोई आपको हीट प्रोवाइड करना नहीं पड़ेगा, उसमें अपने आप आग लग जाएगी. तो ये आपका कैसा कंबशन? स्पॉन्टेनियस. फिर हमने क्या पढ़ा? एक्सटिंग्विशिंग अ फायर. इसको पढ़ा. इसमें क्या किया हमने कि जो भी चीज़ें चाहिए होती है किसी चीज़ को जलने में, उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करो तो अपने आप वो चीज़ जलना बंद हो जाएगी.
फिर हमने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में थोड़ा बहुत हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, इसी वीडियो में बता दे रहे हैं, जो नेक्स्ट हमने बनाया है अब उसको नहीं अपलोड करेंगे, आप इसी में फिर से इसको समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर क्या है बच्चों? सिंपलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इन दिस द प्रॉपर्टी of acid to liberate carbon dioxide on reacting with carbonates and bicarbonates of metal is utilized. As the gas carbon dioxide is evolved with Briggs effusiveness, it extinguishes the fire when released over it. So basically आज हम एक फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे जिसे सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। क्यों? आगे बताऊंगी, समझ जाओगे। इसमें होता क्या है, इसमें एसिड जो होते हैं वो मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है आप पता ही है, इसका काम क्या होगा मैं आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए एक्सटिंग्विशर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कंटेनर, बॉटल, नॉब। ठीक है, कंटेनर, बॉटल, नॉब, ये आपको फिगर भी दिया हुआ है, देख लीजिए, ये तीनों फिगर देख लीजिए, ये आपका नॉब यहाँ फिट है, ये बॉटल है और ये कंटेनर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फायर एक्सटिंग्विशर का। पैराग्राफ रीड करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। The container of fire extinguisher is cylindrical in shape. It contains sodium bicarbonate solution. The small bottle contains concentrated sulfuric acid. This bottle is attached to the knob. अब फिगर को देखो, आपने ये क्या कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का फिगर देखा होगा, ये तो एक डायग्राम फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है, आपने उसका एक्चुअल पिक्चर भी देखा होगा, रेड कलर का होता है, स्कूल्स में बहुत सारे बिल्डिंग्स में, अब तो कंपलसरी गवर्नमेंट ने कहा है तो सब जगह ही होती है। सो बेसिकली यहाँ एक नॉब होगा बच्चों, एक बॉटल है और ये पूरा कंटेनर है। कंटेनर में क्या है, कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन है। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। जो सोडा नहीं खाने में डाली जाती है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा दोनों कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। अब एसिड क्यों है? क्योंकि ये जो बॉटल है इसमें कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और ये किससे कनेक्ट है? नॉब से। ठीक है, अब इसमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इसको देखते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, अब केमिकल रिएक्शन होने के लिए, क्योंकि अभी तो एकदम नॉर्मल, अभी यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, नीचे एक सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन रख दिया, ऊपर एक सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल फिट की हुई नॉब से। द नॉब इज स्ट्रक, the bottle breaks and sulfuric acid react with sodium bicarbonate liberating large amount of carbon dioxide gas with great force। होता क्या है, यहाँ ना बच्चों एक हैंडल बनी होती है। क्या बनी होती है? एक हैंडल बनी होती है इस तरफ। ठीक है, जब हम उसको प्रेस करते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ जैसे स्ट्रक का मतलब क्या, मारना किसी चीज़ से, तो इस नॉब से इस पे क्या लगता है? प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगने के बाद ये बॉटल क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। जैसे आप हैंडल दबाओगे ये नॉब का प्रेशर इस पे लगेगा और ये बॉटल आपकी टूट जाएगी। जब ये बॉटल टूटेगी तो इसमें क्या प्रेजेंट था? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी। ये देखिए रिएक्शन भी इन्होंने दिखाया, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमें क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि it forms a blanket around the fire, cutting off air supply due to which the fire gets extinguished। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? ये एक ब्लैंकेट बना लेता है, जहाँ भी आग लगी रहती है उसकी चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो बाहर ऑक्सीजन होती है उसको उस फायर तक पहुँचने नहीं देती, उसकी सप्लाई को कट कर देती है, और जिससे आग आपकी बुझ जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि यहाँ और भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। इसका यूज़ किया जाता है जब कभी सॉलिड या लिक्विड किसी एक्सप्लोजिव सॉलिड या लिक्विड की वजह से आग लग जाती है, तब फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। कभी इलेक्ट्रिक ये करंट या आपके लिक्विड की वजह से आग लग जाती है तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। तो 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। सो बेसिकली आपने तीनों को समझा, इनके बारे में डिटेल आप गूगल करेंगे तो आपको इनके बारे में डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ सोडा एसिड पढ़ना था तो मैंने सिर्फ सोडा एसिड के बारे में बताया बच्चों। अब एक नया टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेगा, वो है फ्लेम। ठीक है, आज मैं आपको फ्लेम पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्लैरिफिक वैल्यू, तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो बेसिकली फ्लेम में क्या दिया है? डू यू नो दैट एवरीथिंग दैट बर्न्स डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, ओनली सब्सटेंस दैट वेपराइज बर्न विद अ फ्लेम। Kerosene rises up the wick of a stove and vaporizes before burning. The vapor burns with a flame when a candle burns.
hot molten wax rises up in the wick and vaporize the wax vapors burn with a flame. देखिए बच्चों, होता क्या, हर जलने वाली चीज़ आपको फ्लेम नहीं देगी। फ्लेम का मतलब क्या होता है, ज्वाला। आपको हर जलने वाली चीज़ ज्वाला नहीं देगी। ऐसे सब्सटेंस ही आपको फ्लेम देंगे जो वेपराइज होके जलते हैं। क्या होते हैं, वेपराइज होके जलते हैं। वेपराइज का मतलब गैस में कन्वर्ट होके जलते हैं, वही आपको फ्लेम देंगे। जैसे कैरोसिन हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है, ये सब वेपराइज होने के बाद जलते हैं तो आपको फ्लेम देंगे। जबकि चारकोल, कोयला जिसे कहते हैं, ये जलने पे आपको फ्लेम नहीं देता। एक खाली ग्लो आपको हाँ दिखेगा कि कोयला जल रहा है, बट आपको फ्लेम नहीं देगा, ज्वाला नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो चारकोल होता है वो वेपराइज नहीं होता, मतलब गैस में कन्वर्ट नहीं होता, और उसके बाद वो जलता तो है बट हमें फ्लेम नहीं देता। वो जलता तो है बट हमें फ्लेम नहीं देता। सो ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज होके जलते हैं, कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्पीकृत होके जलते हैं, वो हमें फ्लेम देते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो वाष्पीकृत होके नहीं जलते वो हमें फ्लेम नहीं देते। या आप ये कह सकते हो द सब्सटेंस दैट वेपराइज एंड बर्न दैट गिव अस फ्लेम। नेक्स्ट इन्होंने पैराग्राफ में कहा, क्या कहा है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। When there is a sufficient supply of oxygen, the substance burn completely, producing a non-luminous or blue flame. You would have seen LPG burn with a blue flame. However, in an insufficient supply of oxygen, a flame of yellow color is obtained. This is because of the glowing unburnt carbon atoms. तो बेसिकली देखो अब क्या हो रहा है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ जलती है और उसे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो वो हमें ब्लू कलर का फ्लेम, देख रहे हैं, ब्लू कलर का फ्लेम, ऐसा फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जो कि नॉन ल्यूमिनस होता है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब ये, ब्लू फ्लेम आपको रोशनी नहीं देगी, रोशनी नहीं देगी। हाँ, आप गैस कमरे में जला के छोड़ दोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ गैस जल रही है, पर पूरे कमरे में उजाला नहीं होगा, ठीक है। जबकि येलो कलर की जो लाइट होती है उससे थोड़ी थोड़ी जितनी भी देर जलेगा उतनी देर उजाला रहेगा, ल्यूमिनस लाइट हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जब कोई चीज़ जल रही है उसे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें ब्लू फ्लेम मिलेगा। पर अगर कोई एग्जाम्पल भी इन्होंने एलपीजी का दिया, अगर कोई चीज़ जल रही है उसे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसे जितनी ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए उतनी नहीं मिल रही है, तो वो कैसा कलर देगा, येलो कलर। क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं वो पूरी तरह जल नहीं रहे, ठीक है, वो पूरी तरह जल नहीं रहे, इसी वजह से उसका कलर येलोइश रहता है। दिस इज बिकॉज द ग्लोइंग ऑफ अनबर्न्ड कार्बन एटम्स। द फ्लेम ऑफ बर्नसन बर्नर इज ब्लू व्हेन द एयर होल इज ओपन। देखिए इन्होंने एक बर्नर की फिगर तो आपको नहीं दी है। एक बर्नसन बर्नर होता है जो लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है बच्चों। इसमें ना एयर होल्स बने रहते हैं, एयर को पास होने के लिए होल्स बने रहते हैं। जब इन होल्स को हम क्लोज कर देंगे तो उस बर्नर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और जिसकी वजह से वो जो होता है वो आपका बर्नर जलेगा, बट कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। जैसे ही हम उस एयर होल्स को ओपन कर देंगे ऑक्सीजन ईजिली उसमें सप्लाई होने लगेगा, उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने लगेगा, फ्लेम का कलर आपका ब्लू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें कैंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कैंडल का फिगर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब कैंडल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ये वैक्स और दूसरा ये वीक, ये जो धागा होता है, ठीक है, जो थ्रेड होता है, वीक इसे कहा गया। वैक्स जो होता है, पैराफिन वैक्स किससे बना होता है, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने पूछा है कि वैक्स हमें कहाँ से मिलता है तो ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और ये जो वीक होता है, इस वीक में ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो लिक्विड को ऑब्जर्व करें। क्यों क्यों लिक्विड को ऑब्जर्व करें, आगे पढ़ेंगे तो समझ जाओगे। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है, कैंडल हैज टू पार्ट्स, द वैक्स, पैराफिन वैक्स भी कहा जाता है बच्चों, दैट सर्व एज अ फ्यूल, इट इज हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, द वीक मेड अप ऑफ पेट्रोलियम, sorry, the weak made up of material that can absorb liquids. So basically ये दो पार्ट्स पढ़े। अब आगे डिटेल में दिया हुआ है, when a candle is lighted, the wax in it and near the wick melt and the wick absorb the liquid ups and pull it upward. The heat of the flame vaporize the wax. It is the wax vapor that burns. So basically फिगर को देख लीजिए, होता क्या है बच्चों, ये सॉलिड पार्ट हो गया, ठीक है। जब हम इसे जलाते हैं तो यहाँ जो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसको ये जो वीक होता है, ये जो थ्रेड होता है, धागा जो समझ लीजिए, ये इसको ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। जब ये ऑब्जर्व करता है तो उस लिक्विड पार्ट को ऊपर तक पहुँचाता है, मतलब नीचे से ऑब्जर्व करके ऊपर तक पहुँचाता है। और जैसे वो ऊपर पहुँचता है
जो हीट होती है, फ्लेम की जो हीट होती है वो उसको वेपराइज करती है। क्या करती है? वेपराइज करने के बाद वो लगातार जलती रहती है। तो अगर किसी ने पूछा कैंडल में जलता क्या, कि कैंडल में ना तो सॉलिड पार्ट जलता है ना तो लिक्विड पार्ट, कैंडल में जलता है गैशियस पार्ट। वो क्या वेपराइज्ड होती है और वेपराइज होने के बाद वो जलना कंटिन्यू करती है, मतलब जलती रहती है। जैसे आपने एक बार उसको जलाया, लिक्विड पार्ट देखो आप जैसे जलाते जैसे वो लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट होती है, वो क्या कहती है लिक्विड से वेपराइज फॉर्म में बनती है और उसके बाद लगातार जलती रहती है। आपने देखा होगा ना कैंडल कैसे जलती है, एक शेप बनाती है पूरी तरह से, फिगर में भी दिया हुआ देखिए कैसे एक शेप बनाती है पूरी तरह से। सो आई होप आपने इसको समझा। द वीक ऑब्जर्व द लिक्विड एंड पुल इट अपवर्ड, ऊपर की तरफ पुल करती है। द हीट ऑफ द फ्लेम वेपराइज द वैक्स, दो हीट जो इस फ्लेम की हीट होती है वो क्या करती है वैक्स को वेपराइज करती है, किसमें गैस में कन्वर्ट करती है और उसके बाद वो जलने लगती है। Why does the wick not burn? This is because when the wax vaporize, it takes the heat from the wick and cools it. अब आप लोग ये सोच रहे हो कि क्यों ये, आप देखते हो जब आप लास्ट तक देखते हो तो ये एक ही बार में जल के बुझ क्यों नहीं जाती, वीक एक ही बार में जल के बुझ क्यों नहीं जाती। तो होता क्या है बच्चों, जब हमने पहले वाले भी एग्जाम्पल में पढ़ा था, जब आपने कप और वाटर का एग्जाम्पल देखा था, उसमें भी क्या होता है, जो आपकी पेपर की कप होती है वो जलती नहीं है, क्योंकि जो उसमें वाटर होता है उसको वो अपनी हीटनेस लूज कर देती है। कि कौन? पेपर की कप अपनी हॉटनेस वाटर को लूज कर देती है। सेम ऐसे ही होता है, या तो आप ट्राई करके देख लीजिए, पॉलीथीन में पानी भर लीजिएगा, उसको नीचे कैंडल लगा देगा, देखिए जल रहा है कि नहीं, देखना बताना हमें। सो बेसिकली व्हाई डज द वीक नॉट बर्न, दिस इज बिकॉज व्हेन द वैक्स वेपराइज। अब होता क्या है, ये पूरी तरह एक ही बार में जल के खत्म क्यों नहीं जाता, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि आप इसे देखते रहोगे जब तक पूरा वैक्स खत्म नहीं होता तब तक ये अपना जलता रहता है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि एक ही बार में यहाँ से जल के एकदम से खत्म हो जाए, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब वैक्स वेपराइज होता है, जब वैक्स जो होता है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो वो इसकी इस थ्रेड की हीटनेस को ले लेता है और उसे कूल कर देता है, जिसकी वजह से ये एक ही बार में जल के ख़त्म नहीं हो पाता और लगातार आपकी जो कैंडल है वो जलती रहती है जब तक उसके पास वैक्स प्रेजेंट रहता है। क्योंकि यहाँ वैक्स है वो वेपराइज हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर आपका यहाँ जलता है। ठीक है, यहाँ क्या जलता है, वेपर जलता है। लाइट अ कैंडल and observe its flame, you will find the spindle shape for reason with different colors. So basically देखिए चार पार्ट्स दिए हुए हैं, नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, डार्क जोन, ब्लू जोन। सबसे पहले पार्ट को नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है, यहाँ कंप्लीट कंबर्शन होता है, इसे आउटर मोस्ट जोन भी कहा जाता है। अब जहाँ कंप्लीट कंबर्शन होगा, जहाँ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पूरी तरह होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ कैसा फ्लेम होगा, वहाँ ब्लू कलर का फ्लेम होगा। ठीक है, वो ये हमें दिखता नहीं है, मतलब ये ब्लू वाला फ्लेम हमें दिखता नहीं है बेटा, पर ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, जो सबसे आउटर पार्ट होता है ये सबसे हॉटेस्ट होता है, और ये आपका नॉन ल्यूमिनस जोन है। उसके अलावा यहाँ कंप्लीट कंबर्शन होता है, इसे एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन भी मिलता है और इसका फ्लेम कैसे होता है, ब्लू कलर। दूसरा आपका जोन कौन सा है, ल्यूमिनस, ये मिडिल जोन है। ठीक है, ये मिडिल जोन है, यहाँ इनकम्प्लीट कंबर्शन होगा। देखिए कैसे, मिडिल जोन में क्या लिखा है, द ल्यूमिनस जोन और द जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबर्शन इज मॉडरेटली हॉट। ये मिडिल जोन है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होगा, मीडियम हॉट होगा। यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ द मिडिल जोन ऑफ द फ्लेम, द वैक्स वेपर डज नॉट बर्न कम्प्लीटली एज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट। यहाँ जो ल्यूमिनस आपको दिख रहा है, यहाँ पूरी तरह जो आपके वैक्स के वेपर्स हैं ये पूरी तरह यहाँ जल नहीं रहे हैं, यहाँ आपको सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम मिलेगी, इस वजह से ये फ्लेम का कलर कैसे, येलो कलर है। और कभी चेक करना हो ना, ये देखिए फिगर में इन्होंने करके भी दिखाया, इन्होंने इस कांच को ऐसे रखा और यहाँ काला काला सा धब्बा टाइप का हो गया, ये क्या होते हैं, ये कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, पेपर तो लाओगे तो जलेगा, बट एकदम बीच में आप एक बार लाओगे ना तो काला काला हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। वो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जिसे आप राख कहते हो, सूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, राख कहते हो, जो कालीख निकलती है। या आप कभी कैंडल को किनारे किसी दीवार की तरफ वो करके रखिए सटा के, तो आप वहाँ देखोगे ब्लैक कलर का हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है, ये इस मिडल जोन की वजह से हो पाता है, क्योंकि यहाँ इनएडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये पूरी तरह यहाँ कंबशन नहीं होता, हमें येलो कलर देता है, और प्लस हमें लास्ट में क्या देता है, कार्बन के पार्टिकल्स भी। नेक्स्ट है इसका डार्क जोन, ये इनर मोस्ट जोन होता है, ये बहुत ही कम हॉट होता है। ठीक है, यहाँ ये एरिया सराउंड किया होता है, वीक के चारों तरफ का एरिया होता है, यहाँ वैक्स वेपर्स डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन हेंस डू नॉट बर्न। ये देखिए, ये जो आपका डार्क जोन होता है ये क्या है, वीक के चारों तरफ का एरिया, ये जैसे वीक है इसके चारों तरफ का सराउंडिंग जो होता है वो आपका क्या हो गया,
इनर मोस्ट जोन या डार्क जोन होता है, यहाँ भी वैक्स वेपर्स जल नहीं पाते क्योंकि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिलते, हेंस दे डू नॉट बर्न। अब ये नहीं कि आप कैंडल देखोगे तो आपको सारे जोन्स मिलेंगे, बट इन्होंने इसको अच्छे से समझाया है। सो बेसिकली ये आपका डार्क जोन हो गया, सॉरी जोन ऑफ नो कंबशन, यहाँ कुछ नहीं जल रहा, ये कंबशन का जोन नहीं है, यहाँ बहुत ही हल्की सी हीटनेस होगी, हल्का सा हॉट होगा, इनरमोस्ट जोन है, यहाँ वेपर्स जल नहीं रहे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और सबसे नीचे आपका ब्लू जोन है, ब्लू जोन सबसे स्मॉलेस्ट रीजन होता है, वीक का बेस होता है, जो वीक होती है, ये जो धागे होती है इसकी बेस होती है, यहाँ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ये इन द इनर जोन ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन बर्न्स विद ब्लू कलर। देखिए यहाँ भी आपको ब्लू कलर मिलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन है बट ये ब्लू फ्लेम नहीं देगा आपको, सिर्फ ब्लू कलर देगा। फ्लेम और कलर में फ़र्क होता है, फ्लेम में आपको ज्वाला, आप समझ रहे हो ना, ये आपको पूरी लेयर दे रहा है, बट यहाँ सिर्फ हल्का सा ब्लू कलर रहेगा। ये भी शायद आपको देखने को ना समझ में आए, ना समझ में कि यहाँ कोई कलर है। सो बेसिकली ये सबसे नीचे ब्लू जोन इन्होंने डिवाइड कर दिया है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है क्योंकि पूरी तरह इनकम्प्लीट कंबशन है, और हल्का सा ब्लू कलर मिलेगा। अगर किसी ने आपसे पूछ रहा कि कहाँ कंबशन, बिल्कुल कंबशन नहीं है, तो वो आपका डार्केस्ट जोन होगा। कौन सा कंबशन नहीं है? जहाँ कंबशन बिल्कुल नहीं है ये आपका डार्केस्ट जोन होगा, यहाँ कंबशन बिल्कुल नहीं है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी पढ़ा है, प्लीज़ बच्चों उसको एक बार रीड कर लेना, और इसके बारे में जो भी लिखा है इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्लैरिफिक वैल्यू बताऊँगी, सॉरी। अब कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आपको पता ही क्या करना है, कॉल करिए, मैसेजेस करिए, जिसके हेल्प से आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।